अक्टूबर 2025 का वक्त है। इजराइल और हमास के बीच 2 साल चली एक तबाहकुन जंग के बाद आखिरकार एक युद्ध विराम हुआ है। ये यकीनन एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन साथ ही एक बेहद नाजुक ठहराव भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नई शांति की शुरुआत है या फिर आने वाले किसी और तूफान से पहले की खामोशी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस जंग की भारी मानवीय कीमत को दिखाता है। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 साल चली इस लड़ाई में 67,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। और ये वो आंकड़ा है जहां से इस पूरी जंग की शुरुआत हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजराइल के अंदर करीबन 1200 लोगों की जानें गई थीं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि ये नाजुक शांति आखिर है कैसी, इस डील के अंदर क्या शर्तें हैं, दुनिया की बड़ी ताकतें इस शतरंज में कौन सी चालें चल रही हैं, नेताओं पर अंदरूनी दबाव क्या थे, इतिहास से हमें क्या पता चलता है, और सबसे जरूरी, आने वाला कल कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले चलिए उस माहौल में चलते हैं जब इस युद्ध विराम का ऐलान हुआ। जमीन पर जो भावनाएं थीं वो बहुत गहरी थीं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। जरा सोचिए, एक ही वक्त मगर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ तेल अवीव का होस्टेज स्क्वायर था, जहां जश्न मनाया जा रहा था। लोगों के चेहरों पर एक गहरी राहत थी, शैंपेन खुल रही थी। वहीं दूसरी तरफ गाजा में भी राहत थी, पर वो गहरे गम और मातम में लिपटी हुई थी। अपने कैदियों की रिहाई की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही अपने तबाह हो चुके घरों और खोए हुए लोगों का दर्द भी था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझौते में है क्या। चलिए इसकी शर्तों को करीब से देखते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अमेरिका के बनाए एक बड़े 20 सूत्रीय प्लान का सिर्फ पहला चरण है, सिर्फ पहली कड़ी। तो डील के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस तरह है। हमास को 72 घंटों के अंदर 20 जिंदा बंदूकों और 28 शवों को रिहा करना है। इसके बदले में इजराइल करीब 1900 से 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। इजरायली सेना गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटेगी, लेकिन फिर भी लगभग 53% इलाके पर उसका कब्जा बना रहेगा। और एक अहम बात, मानवीय मदद फौरन बढ़ाई जाएगी, जिसका लक्ष्य रोजाना 400 से ज्यादा ट्रक पहुंचाना है। लेकिन यहीं पर इस डील की एक बड़ी, कह सकते हैं, एक कमजोरी छिपी है। हमास अपना सबसे बड़ा दाव यानी जिंदा बंधक वो तो पहले ही चल रहा है, जबकि इजराइल के जो बड़े वादे हैं, जैसे कि हमेशा के लिए युद्ध विराम या सेना की पूरी वापसी, उन्हें आगे के चरणों के लिए टाल दिया गया है। और यही असंतुलन इस समझौते को बहुत नाजुक बना देता है। अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक ग्लोबल चेसबोर्ड की तरह देखते हैं, क्योंकि ये डील सिर्फ इजराइल और हमास के बीच की बात नहीं है। इसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों का एक पूरा खेल चल रहा है। अमेरिका जाहिर है इस डील का आर्किटेक्ट है, जिसने इजराइल पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया। रूस ने युद्ध विराम का समर्थन तो किया, लेकिन अमेरिकी प्लान की आलोचना भी की, ये कहकर कि इसमें फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा साफ नहीं है। सऊदी अरब इसे एक बड़े बदलाव के मौके की तरह देख रहा है, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। और फिर है ईरान, जो लड़ाई रुकने का स्वागत तो कर रहा है, पर भरोसे की कमी साफ दिखती है। चलिए अब ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर जरा अंदर की राजनीति को समझते हैं, क्योंकि ये डील दोनों तरफ के नेताओं के लिए अपने वजूद को बचाने की एक सियासी बिसात भी है। इजरायली सरकार पर अपने ही लोगों का जबरदस्त दबाव था। आप देखिए, सर्वे साफ बता रहे थे कि 65% इजरायली नागरिक हमास पर पूरी जीत से ज्यादा बंधकों की वापसी को तरजीह दे रहे थे। ये एक ऐसा राजनीतिक दबाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और इसी दबाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील को अपने कट्टरपंथी सहयोगियों के सामने एक जीत की तरह पेश किया। उनका ये कहना कि हमास इस सौदे के लिए तभी राजी हुआ जब उसने अपनी गर्दन पर तलवार महसूस की, ये दिखाने की कोशिश थी कि ये डील कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत की पोजीशन से की गई है। तो ये तो हुई इजराइल की बात। हमास के लिए क्या? हमास के लिए ये सौदा एक तरह से मजबूरी में लिया गया एक समझदारी भरा फैसला था। सैन्य तबाही और दुनिया में अकेले पड़ जाने के बाद ये उनके लिए अपने संगठन को बचाने का एक रास्ता था। और करीब 2000 कैदियों की रिहाई को उन्होंने अपने लोगों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इस संघर्ष की जड़ें वो बहुत गहरी हैं और इतिहास को समझे बिना हम आज को नहीं समझ सकते।
कहानी 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र से शुरू होती है, जिसने एक ही जमीन पर टकराव की नींव रखी। फिर 1948 का नकबा आया, जब 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हुए। 1967 की जंग के बाद वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल का कब्जा शुरू हुआ, और 1993 के ओस्लो समझौते, जो एक उम्मीद बनकर आए थे, लेकिन वो भी नाकाम रहे और अविश्वास की खाई को और गहरा कर गए। तो इतिहास को समझने के बाद अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, भविष्य पर। ये युद्ध विराम अपने पीछे कई बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गया है, जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जो अमरीकी प्लान है, उसकी रणनीति को एक खास नाम दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है असली जड़ यानी फिलिस्तीनी संप्रभुता जैसे मुद्दों को सुलझाने के बजाय फिलहाल के लिए बस सुरक्षा खतरों को कम करने और हालात को स्थिर करने पर जोर है। मतलब आग बुझाने पर फोकस है, आग लगने की वजह पर नहीं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, जंग के बाद गाजा को चलाएगा कौन? अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी वाली कमेटी का आइडिया दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस आइडिया के लिए कोई खास समर्थन नहीं है। दूसरा सवाल, जो शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्या हमास को सच में निशस्त्र किया जा सकता है? एक तरफ इजराइल है, जिसके लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल मांग है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ हमास है, जो अपने हथियारों को प्रतिरोध का जरिया मानता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा संघर्ष घूमता है, फिलिस्तीनी राज्य का क्या होगा? अमेरिकी प्लान इस पर जानबूझकर चुप है। इसे एक दूर की आकांक्षा कहकर टाल दिया गया है, शायद इसलिए ताकि किसी तरह सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर बनाए रखा जा सके। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या ये वाकई एक स्थायी शांति की सुबह है, या फिर एक और तूफान से पहले की खामोशी? इस पल की सारी अनिश्चितता, सारी उम्मीद और सारा डर इसी एक सवाल में छिपा है, और इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।